Assalamu alaikum students, my name is Arslan Khan and welcome to my YouTube channel Bio with Arslan. Today we will discuss first year chapter number 3 which is the enzyme. अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं ज़रा आपको कहूँगा कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली नई अपडेट्स जो है वो आप तक पहुँचते रहें और आपको कोई लेक्चर मिस ना हो। साथ ही साथ इस वीडियो को जो है वो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। हमने जी आज का टॉपिक डिस्कस करना है जी अक्रंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। ये हमारे पास लेक्चर 3 है। अभी तक इस चैप्टर के हमने 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे। ये है जी हमारे पास लेक्चर नंबर 3। अब ये लेक्चर नंबर 3 में हमने जो पहली चीज डिस्कस करनी है जी वो है जी हमारे पास पहले हम अक्रंस देखेंगे और अक्रंस के बाद हम देखते हैं फिर उनके जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स। असल में एंजाइम्स जो है वो सेल के अंदर मौजूद होते हैं और सेल की जितनी भी फंक्शनिंग होती है वो सारी की सारी फंक्शनिंग इन्हीं एंजाइम्स ने करवानी होती है। अब ये एंजाइम्स जो हैं ये जैसी फंक्शनिंग होगी, जिस जगह पे सेल की जो फंक्शनिंग हो रही होती है ये वहीं पे जाके रह रहे होते हैं, वहीं पे इनकी अक्रंस वही साइट होती है इनकी जहां पे ये मौजूद होंगे। जैसे कुछ एंजाइम साइटोप्लाज्म में होते हैं, कुछ एंजाइम्स ऑर्गेनेलिज में होते हैं और एंजाइम्स की बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है। सेम यही चीज मैंने यहाँ पे जो है वो आपको ऐड अप करवाई है, यहाँ पे लिखी है एंजाइम्स वेरी इन देयर अक्रंस दे प्रेजेंट एट द साइट वेयर दे कैन परफॉर्म देयर फंक्शंस। कि एंजाइम जो है वो अपनी अक्रंस के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं, वो उस जगह पे मौजूद होंगे जिस जगह पे उन्होंने अपना कोई ना कोई जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन करना होता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि एंजाइम जो है वो मौजूद होते हैं, बहुत बड़ी वैरायटी एंजाइम्स की मौजूद होती है साइटोप्लाज्म में और ये फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं। अब साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम्स होंगे जी वो हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे साइटोप्लाज्म में सबसे मेजर जो मेटाबॉलिकल प्रोसेस हो रहा होता है वो होता है जी हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस में जितने भी एंजाइम्स लगते हैं वो सारे के सारे हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होंगे। उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट लिखा गया है कि हमारे पास कुछ एंजाइम जो है वो मौजूद होते हैं जी ऑर्गेनेलिज के साथ, ऑर्गेनेलिज के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे कि हमारे पास ऑर्गेनेलिज की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे हम कह देते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसे ऐसे एंजाइम होंगे जो एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है जी थर्ड में कि मैंने जो बात कही थी कि सबसे ज्यादा वैरायटी जो एंजाइम की है सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है। ये थी हमारे पास अक्रंस ऑफ एंजाइम के एंजाइम कहाँ पे मौजूद होते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एंजाइम फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में। जैसे ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है वैसे ही एंजाइम जो ग्लाइकोलाइसिस में एक्ट करेंगे वो वहां पे मौजूद होंगे। सेकेंड वन की हमने जो बात की है वो है जी हमारे पास के यही जो एंजाइम्स हैं ये ऑर्गेनेलिज के साथ, जैसे हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होनी होती है, तो जैसे एंजाइम एरोबिक रेस्पिरेशन में जरूरी है वो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। और थर्ड वन मैंने कहा कि ये सबसे ज्यादा वैरायटी जो एंजाइम की है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन के वाल के साथ अटैच होते हैं। अब आते हैं हम अपने सेकेंड टॉपिक जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंजाइम्स के कैरेक्टर, एंजाइम की खसूसियात कैसी होती हैं सारे यहाँ पे इसमें हमने कॉमन एंजाइम्स की जितने भी एंजाइम्स हैं उनकी कॉमन खसूसियात लिखनी है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने हैं। तो जितने भी एंजाइम है जी उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, जितने भी एंजाइम है उनका स्ट्रक्चर सेम होगा। पीछे भी हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में कि एंजाइम जो है वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाता है, 3D स्ट्रक्चर बनाता है और ये प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। सेम बात यहाँ पे डिस्कस की गई है जी ऑल एंजाइम्स हैव 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर व्हिच इज फाउंड अप ऑफ प्रोटीन। कि ये प्रोटीन से बने होते हैं और यही प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बनती है और अमीनो एसिड एक दूसरे पे कॉइल होते रहते हैं और उस कॉइलिंग की वजह से हमारे पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। और एंजाइम का स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं होता, जैसा स्ट्रक्चर एंजाइम का रिएक्शन से पहले था वैसा का वैसा जो है वो बाद में रिटेन किया जाता है। हाँ, एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, लेकिन रिएक्शन के बाद जो उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर था वही दोबारा रिटेन हो जाता है। ये था हमारे पास पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। अब आते हैं हम अपने सेकंड कैरेक्टर की तरफ विच इज द बायोकैटालिस्ट। जितने भी एंजाइम होंगे जी वो बायोकैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं। और बायोकैटालिस्ट किसको कहते हैं जी कि ऐसा केमिकल्स जो क्या करता है रिएक्शन में हिस्सा लेता है
उसकी स्पीड को अप कर देता है, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, जल्दी जल्दी और तेजी तेजी से प्रोडक्ट्स बनवाएगा और खुद उसमें कंज्यूम नहीं होगा। ऑल एंजाइम एक्ट एज अ बायोकैटालिस्ट, जितने भी एंजाइम है सारे के सारे रिएक्ट कर रहे होते हैं हमारे पास बायोकैटालिस्ट के तौर पे। एंड डू नॉट कंज्यूम इन रिएक्शन, और ये कभी भी रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होते। यहाँ पे कैटालिस्ट या बायोकैटालिस्ट का मतलब है कि जो हमारे पास जिंदा जानदारों के अंदर रिएक्शन होते हैं उनकी स्पीड को बड़ी जल्दी करवा देता है, उनकी स्पीड बढ़ा देते हैं ये। अब आते हैं स्पीड कैसे बढ़ाते हैं, वो हमें इस थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है वो हमें क्लियर होगा, विच इज द एफिशिएंसी। अब कह रहे हैं एफिशिएंसी की बात करें कि एंजाइम जितने भी है ना उनका काम मैंने कहा यही होता है कि बायोकैटालिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। और बायोकैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करना क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन को पकड़ना है, जो 1 मिनट का रिएक्शन है उसको मिली सेकेंड में करवा देना है। यहां पे वो कह रहे हैं कि ऑल एंजाइम हैव एबिलिटी टू चेंज, हर एंजाइम की ये पावर है, वो पावर रखता है। किस चीज की पावर रखता है? वो पावर रखता है कि वो 1 सेकेंड में 100 से 1000 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में चेंज कर दे। क्या पावर रखता है कि 1 सेकेंड में 100 से 1000 मॉलिक्यूल जो है सबस्ट्रेट के उनको प्रोडक्ट में चेंज करते। ये डिफरेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एंजाइम, लेकिन नॉर्मल 100 से जो है वो 1000 तक है। अब यहां पे हमें एफिशिएंसी का पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि कितनी जल्दी से ये बायोकैटालिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। फोर्थ वन इज द स्पेसिफिसिटी, चौथा कैरेक्टर है जी हमारे पास जो कि क्या है? स्पेसिफिसिटी। अब स्पेसिफिसिटी में वो कह रहा है कि जितने भी एंजाइम है ना वो अपनी वर्किंग के हिसाब से स्पेसिफिक होते हैं। कोई भी एक एंजाइम किसी दूसरे की वर्किंग में पंगे नहीं लेता कि नहीं भाईजान ये आप परे हट जाओ मैं करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। होता क्या है जी कि हमारे पास हर एंजाइम जो है वो अपना खास काम करेगा जो उसके जिम्मे लगा हुआ है, ठीक है, और अपने एक्शन के लिहाज से वो स्पेसिफिक होगा। यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम कहते हैं कि सेलुलेज एंजाइम है। अब सेलुलेज एंजाइम इसका काम है जो है वो हमारे पास सेलुलोज को डाइजेस्ट करना। इसी तरह हमारे पास ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन का काम है जी प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, ठीक है। इसी तरह हमारे पास लाइपेज है, लाइपेज का काम है जी लिपिड को डाइजेस्ट करना। अब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सेलुलेज कहे कि जी मैं तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करूंगा, नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी वर्किंग के हिसाब से स्पेसिफिक है। ट्रिप्सिन कभी भी लिपिड को डाइजेस्ट नहीं कर सकता बिकॉज इसने हमेशा से प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है और ये अपनी वर्किंग के हिसाब से जो है वो स्पेसिफिक है। लाइपेज हमेशा से फैट लिपिड को डाइजेस्ट करता है। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स होंगी इसकी स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स की। फिफ्थ वन इज द सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ एंजाइम्स। इसको डिस्कस करना है जी कि एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होने के साथ साथ वो सेंसिटिव भी होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स के हिसाब से। कुछ कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर उस पे इफेक्ट करते हैं और वो एनवायरमेंटल फैक्टर हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं इन रेड मार्कर, रेड कलर में, कि जैसे कि हीट आई मीन टेम्परेचर, हीट के वो टेम्परेचर के हिसाब से सेंसिटिव होते हैं, वो पीएच के हिसाब से टेम्परेचर जो है वो सेंसिटिव होते हैं, या वो क्या होते हैं कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के हिसाब से सेंसिटिव होते हैं। पीएच उनको कम हो या ज्यादा हो वो इसको इफेक्ट करेगी, टेम्परेचर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए वो इसको इफेक्ट करेगा, या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम या ज्यादा होती रहे वो इनकी वर्किंग को इफेक्ट कर देती है। ठीक है, हमारे पास जितने भी एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करते हैं, एक स्पेसिफिक पीएच पे सही काम करते हैं और एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इस पे सही से काम कर रहे होते हैं। सिक्स्थ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है विच इज द एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये बात पुरानी है, पहले भी डिस्कस की हुई है, पहले जो हमारे पास लेक्चर्स थे उनमें मैंने डिस्कस किया है बड़े अच्छे से कि एंजाइम्स जितने भी होते हैं ना उनको ज्यादातर एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है और वो एक्टिवेशन एनर्जी देता है जिनको कौन कोफैक्टर। ये वाले वो भाई साहब है जी, इस भाई साहब ने एनर्जी देनी होती है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है जी? एक्टिवेशन एनर्जी हम कहते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो देनी है इस कोफैक्टर ने। और वो कह रहा है कि मोस्ट एंजाइम नीड्स कोफैक्टर, कि ज्यादातर एंजाइम को कोफैक्टर की जरूरत होती है। हु गिव्स देम एक्टिवेशन एनर्जी, जो इनको एक्टिवेशन एनर्जी देता है टू स्टार्ट रिएक्शन, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। यहां पे आते हैं जी हम, वैसे ये एक्टिवेशन एनर्जी बाद में एंजाइम बताते हैं खुद इसको कम भी कर लेते हैं। डैमेजिंग इफेक्ट है जी हमारे पास कि एंजाइम्स डैमेजिंग भी करते हैं। ये नहीं सोचना कि एंजाइम का काम बायोकैटालिस्ट है। अब देखें कि कोई भी चीज किसी गलत जगह पे घुस जाए तो वो नुकसान तो करेगी क्योंकि वो उसका एरिया नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर एंजाइम किसी गलत जगह पे एक्टिवेट हो जाए
सम एंजाइम्स आर डैमेजिंग, कुछ एंजाइम डैमेज करते हैं इफ दे आर एक्टिवेटेड इन रॉन्ग प्लेस, अगर वो गलत जगह पे चले गए हैं, गलत जगह पे जाके एक्टिवेट हो गए हैं, उनका वो एरिया ही नहीं है वहां पे, वो उन्होंने वर्किंग ही नहीं करनी, फिर जाके वहां पे एक्टिवेट हो गए हैं, वहां पे जो है वो शुरू हो गए हैं, वहां पे चले गए हैं, फिर वो क्या करेंगे, फिर वो डैमेजिंग करेंगे। इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं कि हमारे पास जो है वो पेप्सिनोजिन एंजाइम है जी, और ये पेप्सिनोजिन एंजाइम कहां पे जी रिलीज करवाया जाता है, ये रिलीज करवाया जाता है जी स्टमक में, ठीक है। ये नॉन एक्टिवेटेड एंजाइम होता है, इनएक्टिव कहते हैं हम इसको। ये इनएक्टिवेट एंजाइम है, ये कभी भी एक्टिवेट फॉर्म में जो है वो इसको सक्रिएट नहीं किया जाता। क्यों? अगर ये एक्टिवेट फॉर्म में सक्रिएट हो जाए तो ये स्टमक को बिल्कुल ही तबाह कर देगा, खराब कर देगा, इंटरनल वाल्स को खत्म करवा देगा। पेप्सिनोजिन क्या किया जाता है, पेप्सिनोजिन जैसे ही खुराक आती है बॉडी में तो HCl प्रोड्यूस होता है, HCl इस पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट कर देता है जी पेप्सिन में। पेप्सिन इज द एक्टिवेटेड एंजाइम, पेप्सिन एक्टिवेटेड एंजाइम है जी। ये इनएक्टिव था, ठीक है। जैसे ही हमारे स्टमक में फूड आती है तो HCl प्रोड्यूस होता है, HCl इस पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये एक्टिवेटेड एंजाइम है, अगर यही एक्टिवेट हो जाता तो ये बॉडी में डैमेजिंग करवा देता, क्योंकि खुराक नहीं थी, खुराक आने का वेट किया गया, जैसे ही खुराक आती है तो पेप्सिनोजिन जो है ये पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और फिर ये प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं जी। ये था हमारे पास ये आज का हमारा टॉपिक, अकरेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। अगर ये वीडियो, ये मटेरियल आपको अच्छा लगा, बेटर लगा, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। जाते हुए फिर से दोबारा कहूंगा जी कि अगर आप हमारे YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया बायो विद अरसलान को, तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और उसको फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ठीक है, ताकि उनको भी इस मटेरियल का जो है वो फायदा हो जाए। अल्लाह हाफिज।